Assalamu alaikum, dear students. Today we will start chapter number 5 of our political science textbook. The name of the chapter is Democratic Rights, Jamhuri Hukuk. Previous chapters में हमने जो अहम एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के उनको हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जमहूरी निज़ाम में किस तरह पीरियडिक इलेक्शंस की अहमियत है, वक्तन फ़वक्तन जो इलेक्शन होती है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और किस तरह से आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस की ज़रूरत होती है जमहूरी निज़ाम में। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इदारों की क्या अहमियत होती है। जो हमारे पास रूल्स होते हैं या प्रोसीजर्स होते हैं, हमारे पास जो दस्तूर होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, ये कितने ज़रूरी है जमहूरी निज़ाम में। लेकिन ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है जमहूरियत के लिए। फाइन। इसके साथ साथ इलेक्शंस और इदारों के साथ साथ हमारे पास एक थर्ड एलिमेंट होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड राइट्स। हमारे पास हुकूक होने चाहिए। ये हुकूक ही गवर्नमेंट को जमहूरी बनाते हैं। फाइन। इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम रियल लाइफ केसेस पहले पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि राइट्स होते क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइट्स विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। फाइन। पहले हम समझेंगे कि ज़िंदगी हुकूक के बगैर, लाइफ विदाउट राइट्स, ये किस तरह की लाइफ होती है। फाइन। जो हुकूक होते हैं ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद है किसी भी महज़िब समाज की। राइट्स के बगैर जो है इंसान अपनी जो लिबर्टी, अपनी जो आज़ादी, उसको एंजॉय नहीं कर सकता है। फाइन। तो अगर उसको कोई इंजरी होगी, कोई सताएगा, कोई उसको उसके हुकूक की पामाली करेगा, तो वो जमहूरियत उस वक़्त नहीं कहलाएगी। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब हमने फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस किए थे, हमने एक फीचर ये भी डिस्कस किया था, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन किस तरीके से होती है? बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो हमारे पास आईनी कानून होता है या हमारे पास जो सिटीजन्स राइट्स होते हैं, ये लिमिट करते हैं गवर्नमेंट के पावर्स। और हमने फिर देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह हम यकीन रखते हैं फंडामेंटल राइट्स में। जैसे हमारे पास राइट टू बी इलेक्टेड होता है या राइट टू वोट होता है। फाइन। इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमारी राइट्स की हमसे छीन लिए जाए तो हम डायरेक्ट कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। फाइन। अब हम रियल एग्जांपल्स में पहले डिस्कस करेंगे प्रिजन इन गुंटनामो बे। फाइन। गुंटनामो बे एक जगह है नियर क्यूबा, एक अमेरिकन नेवल बेस है। अमेरिका की नेवल बेस है नियर क्यूबा। फाइन। यहाँ पर तकरीबन 600 आदमियों को चुपके से उठाया गया यूएस फोर्सेस ने दुनिया भर में, और उनको वहाँ कैद किया गुंटनामो बे। जैसे मैंने कहा, ये क्यूबा में अमेरिकन नेवल बेस है। फाइन। इनमें से एक शख्स था जिसका नाम था जमील अल-बना, जिसके बेटी का नाम था अनास। फाइन। तो क्या होता है, जब अमेरिकन गवर्नमेंट, जब वहाँ पर 9/11 होता है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को, तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट होती है वो बोलते हैं कि जो दुश्मन होंगे अमेरिका के, या जो मुंसलिक होंगे इन अटैक से, उनका हमने कैद किया है गुंटनामो बे में। फाइन। और ज़्यादातर केस में हुआ है कि जो कंट्रीज़ उनको पता ही नहीं है कि हमारे जो शहरी है उनको इम्प्रिजन किया गया है। उन्हीं में से एक इम्प्रिजनर था, दैट वाज जमील अल-बना। इसकी फैमिली को भी पता नहीं चला, इनकी फैमिली को पता चला सिर्फ मीडिया के ज़रिए से कि ये जो जमील अल-बना है ये कैदी बन गया है, ही इज़ इन गुंटनामो बे। और जो फैमिलीज़ हैं प्रिजनर्स की, मीडिया की, और इवन की जो यूएन के नुमाइंदे हैं, उनको भी अलाउ नहीं किया जाता है उनको मिलने से। इनको सिर्फ अरेस्ट करते हैं, जो यूएस आर्मी इनको अरेस्ट करती है, इंट्रोगेट करती है, और फिर उनको खुद डिसाइड करती है इनको जेल में रखना है या नहीं। इनकी कोई ट्रायल नहीं होती है, कोई मुकदमा नहीं होता है, किसी मजिस्ट्रेट के पास ही नहीं जाते यूएस में ताकि इनको एक ट्रायल मिले।
इनका एक मुकदमा चले, फिर इन पर अगर कोई इल्ज़ाम होगा फिर वो उसमें आप फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि ये मुलजिम है या नहीं। और इन प्रिजनर्स के पास कोर्ट जाने का कोई हक नहीं है, ना तो अपने मुल्क में ना तो यूएस में। इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग है, उनका कहना है कि उनने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उस प्रिजन से, उन प्रिजनर्स के मतलब उस गुंटनामो बे में, उनने अपने रिपोर्ट में कहा है कि प्रिजनर्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है उन तरीक़ों से जो इवन के यूएस के कानून की खिलाफ वर्जी है। और इसके साथ साथ उनके साथ जो बर्ताव होता है वो इवन के प्रिजनर्स ऑफ वार जो जंग के कैदी होते हैं उनके साथ भी वैसा व्यवहार नहीं होता है, उनको भी वैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। जो कि हमारे पास इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं, हमारे पास जो बैन अवी माहदे होते हैं, उनके अंडर प्रिजनर्स ऑफ वार की उनकी भी कुछ राइट्स होते हैं। उन राइट्स की पामाली गुंटनामो बे में होती है। फाइन। और काफ़ी दफ़ा जो वहाँ के प्रिजनर्स थे उनने प्रोटेस्ट भी किया है, जो उनके कंडीशन थे, उनने हंगर स्ट्राइक भी की है। और प्रिजनर्स को इवन देन अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, इसके बावजूद कि वहाँ पर ऑफिशियली उनको मुजरिम ये कहा गया है कि वो मुजरिम नहीं है ऑफिशियली, इसके बावजूद भी उनको रिलीज़ नहीं किया जाता है। और एक खुद मुख्तार इंक्वायरी हुई यूएन ने की, उसने इस फाइंडिंग को सपोर्ट किया है कि जो वहाँ पर प्रिजनर्स हैं वो गिल्टी नहीं है, वो मुजरिम भी नहीं है उनमें से आधे, लेकिन इवन देन दे आर इन द जेल, दे आर इन द प्रिजन इन गुंटनामो बे। यूएस सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये जो गुंटनामो बे है इसको बंद किया जाना चाहिए, लेकिन यूएस गवर्नमेंट अभी भी रिफ्यूज़ करती है इन चीज़ों को। अभी भी कहा जाता है अबाउट 50 प्रिजनर्स आर सेटल्ड देयर। फाइन। इट वॉज द केस ऑफ डिनाइल ऑफ राइट्स इन गुंटनामो बे, जो कैदियों के हकूक़ है उनको कैसे छीना गया। इसके बाद हम देखेंगे सिटीज़न के जो वहाँ पर शहरी है सऊदी अरबिया में, उनके हुकूकों के साथ क्या होता है। जो गुंटनामो बे था, ये एक मुल्क के जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के शहरों के साथ क्या बर्ताव करता था। अब हम देखेंगे दूसरा एक मुल्क सऊदी अरबिया, वो अपने शहरों के साथ क्या करता है। जो सऊदी अरबिया एक हेरिडिटी वहाँ पर किंग होता है, वहाँ मोरूसी किंग होता है, जैसे बाप उसके बाद बेटा आता है तो वहाँ निज़ाम वही चलता है। और वहाँ के लोगों को कोई हक नहीं होता है कि अपने रूलर्स को चूज़ करने का। वहाँ का बादशाह ही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करता है, जज भी अपॉइंट करता है और वो खुद उनके डिसीजंस को चेंज कर सकता है। फाइन। वहाँ पर जो शहरी है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बना सकती या कोई सियासी तंजीम नहीं बना सकते हैं, और मीडिया को कोई वहाँ पर पहुँच नहीं मिलती है वो वहाँ की रिपोर्टिंग कर सके रिगार्डिंग दोज मोनार्क जो वहाँ के बादशाह है। फाइन। जैसे वहाँ पर अल सूद फैमिली है। और मज़हब की आज़ादी भी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जो शहरी होगा उसको ज़्यादा वो मुस्लिम ही होते हैं, उसको मुस्लिम होना पड़ता है। और जो नॉन मुस्लिम रेजिडेंट है वहाँ पर उनको वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बट ओनली इन प्राइवेट, नॉट इन पब्लिक। और वहाँ की जो औरतें हैं उनके साथ उनको काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। और अगर गवाही देनी होती है तो एक मर्द की गवाही के बराबर वहाँ पर 2 औरत की गवाही होनी चाहिए। फाइन। और ये इस तरह से मुझे लगता है कि वहाँ पर सऊदी अरबिया में वहाँ पर जस्टिस नहीं होता है। और इसी तरीके से सिर्फ सऊदी अरबिया की बात नहीं है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं वहाँ पर ऐसी कंडीशन, जैसे आप नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ये बहुत सारे ममालिक में ऐसे मसाइल हैं। फाइन। इट्स अ सेकंड केस ऑफ डिनाइल ऑफ राइट्स। फाइन। इसके बाद जो है हमारे पास और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, दैट इज़ एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। किस तरह से नस्ली सफाई हुई कोसोवो में। कोसोवो एक बाल्कन स्टेट है, वहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी है वो अल्बेनियन बोलती है। फाइन। ये कोसोवो जो है यूगोस्लाविया का हिस्सा था, इसके टुकड़े होने से ये इट वाज द पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया। और वहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी थी वो अल्बेनियन स्पीक करती थी। लेकिन वहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी है वो सर्बस है, सॉरी, और अल्बेनियन पॉपुलेशन वहाँ पर माइनॉरिटी है। फाइन। अब जो वहाँ पर गवर्नमेंट बनती है जिसका नाम है जिसका लीडर था मिलोसेविक। फाइन। वो कोसोवो के जो अल्बेनियंस थे उनके खिलाफ था। वो चाहता था कि वहाँ पर सर्बस ही डोमिनेट करे उस कंट्री में। और जो काफ़ी सर्ब लीडर्स थे उन्होंने इतनी माइनॉरिटीज़ को कहा कि या तो आप मुल्क छोड़ दो
या आप जो गलबा है सर्बस का उसको तस्लीम करो। फाइन। ऐसी एग्जांपल अगर मैं दूंगा, वहाँ पर एक फैमिली के साथ क्या होता है अप्रैल 99 में, वहाँ पर एक लेडी होती है, उसका नाम है बेटिशा होक्सा। ये 74 ओल्ड वेमेन है। वो अपने हस्बैंड के साथ, जिसका नाम है इज्जत, वो अपनी किचन में थी, वहाँ पर काम कर रही थी, और वहाँ पर सर्बियन ट्रूप्स एंटर होते हैं। फाइन। वहाँ पर कुछ धमाके होते हैं, उनको पता भी नहीं होता इस फैमिली को। वो सर्बियन ट्रूप्स एंटर करते हैं टाउन में, और फिर उनके घर में अंदर जाते हैं 4 5 6 सोल्जर्स, और फ्रंट डोर से अंदर जाते हैं, और उनको पूछते हैं कि आपके बच्चे वगैरह कहाँ हैं। इसके साथ साथ वो गोलियां चलाते हैं, 3 गोलियां चलाते हैं। जो इज़ेट है, जो इसका हस्बैंड है बेटिसा होक्जा का, तो उसको मारा जाता है, और उसके सामने मारा जाता है। और सोल्जर्स के क्या करते हैं, उसकी उसकी जो वेडिंग रिंग होती है पहनी हुई, उसको निकाल देते हैं। फाइन। और उसको बाहर खींच कर लाते हैं। उसके साथ अभी वो बाहर आई रहे होते हैं, उसी मकान को जलाया जाता है। फाइन। और इस तरह से ये जो औरत थी बेटीज़ा होग्जा, इसके पास कुछ भी नहीं रहता है। ना तो इसके पास मकान रहता है, ना हस्बैंड रहता है, ना कोई सामान रहता है अपने कपड़ों के बगैर। फाइन। ये जो मिसाल मैंने दी, ये टिपिकली हर अल्बेनियन की दास्तान है कोसोवो में। फाइन। और ये मैसेकर जो है, ये जो कत्ले आम हुआ, ये किसने किया? आर्मी, जो मुल्क की आर्मी ने, उन्होंने किया। जो फॉलो करती थी, जो उनका डायरेक्शंस फॉलो करती थी, लीडर थी, जो एक जमहूरी तर्ज की हुकूमत से लीडर बना था, हुक्मरान बना था। फाइन। और ये वर्स्ट केस है इथनिक क्लेंजिंग का, एक अपने इथनिक प्रेजुडिस को लेकर किस तरह से लोगों को मारा जाता है। इसमें क्या हुआ कोसोवो में, इसमें फिर फाइनली बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंटरवीन किया इस मैसेकर को, इस कत्लेआम को रोकने के लिए। और जो मिलिसोविक था, इसने फिर अपने पावर्स भी लूज़ किए, और इसको इट वाज ट्राइड इन द ICJ, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पर इसकी ट्रायल चली, इसका मुकदमा चला फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो इसने इंसानियत के खिलाफ crimes किए थी। So that's all about the life without rights. We studied about the prison in Guantanamo Bay, citizens' rights in Saudi Arabia, and ethnic massacre in Kosovo. That's all for today. Thank you very much.